नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट मन में रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस क्या है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो क्या है कि अभी ये तो ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अब तक हमने जो पढ़ा है, जो इक्वेशंस हमने पढ़ा है उससे कहते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और इससे कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उधर उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए थे, इधर इन्होंने 3 लॉज दिए थे। लॉज और इक्वेशंस में क्या फ़र्क होता है? इक्वेशंस होता है एक नंबर या मतलब लेटर्स से सजा हुआ एक चीज़ जिसमें हम सब्सटीट्यूट करते रहते हैं नंबर्स। जैसे कि वो जो दिखाता है v = u + at, इसमें कोई नंबर सब्सटीट्यूट करो, इसमें कोई नंबर सब्सटीट्यूट करो, इसमें कुछ सब्सटीट्यूट करो, मिल जाए कुछ तो ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेशंस, जहाँ पर ऐसे लेटर्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। पर लॉज क्या होता है? लॉज होते हैं स्टेटमेंट्स। लॉज क्या होते हैं? लॉज होते हैं स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ एक सेंटेंस न्यूटन जी ने कह दिया जो कि हमेशा के लिए सच होता है, वैसे ही उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन ने दिया था इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो ऐसे 3 लॉज है जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ठीक है। उसमें से जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है तो और भी फेमस है। देखते हैं एक करके कि क्या क्या है। तो जो पहला न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है वो है कि, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। तो इसका मतलब देखते हैं एक एक करके। ऑब्जेक्ट पता है हमें क्या होता है? कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सोचो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इसी एग्जांपल से तीनों लॉ समझा देता हूँ। ओके, क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल है, उसका हमने बैट से स्ट्राइक किया, ठीक है। स्ट्राइक किया, ऐसा स्ट्राइक किया कि जैसे हम 1 रन या 2 रन लेते हैं ना, तो 1 रन 2 रन के लिए थोड़ी ना हम सीधा ऊपर मार देते हैं, हम ऐसे ग्राउंड पर ही टक करके मारते हैं ताकि ऐसे रोल होते होते तो चले जाए। तो सोचो ये ग्राउंड है। एक चीज़ है कि अगर हमने बॉल को स्ट्राइक ही नहीं किया और बॉलर ने बॉल फेंका ही नहीं तो क्या हो? तो ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा। ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा तो ना तो कहीं भी नहीं जाएगा ना ऊपर सामने जाएगा ना पीछे जाएगा, साइड लेफ्ट नहीं, वो उधर ही रहेगा। तो वही कह रहे हैं न्यूटन जी के एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, जब तक उस पर हम कोई ऐसे धक्का ना दे, पीछे से ऐसे धक्का ना दे दें कि बॉल के पीछे ऐसे या ऐसे कुछ ऐसे धक्का ना दे, तब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा। या फिर क्या होगा? सोचो कि अगर ये पूरा प्लेन है, एकदम प्लेन, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे मतलब फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या बताओ अभी? फ्रिक्शन मतलब रुकावट, ठीक है, कि हाँ ऐसे बॉल जा रहा है ना। सोचो हमने 1 रन के लिए हमने बॉल को स्ट्राइक किया तो बस वो ऐसे रोल होते ऐसे ही जाएगा। अब सोचो ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब है कि रुकावट, जो जैसे छोटे छोटे पत्थर या वो सब नहीं है। तो अगर वो सब नहीं है, एकदम स्मूथ ग्राउंड है, तो जाता ही रहेगा, है कि नहीं? अगर सोचो कोई फील्डर भी नहीं है तो फोर हो जाएगा ना, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। वही कह रहे हैं। और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऐसा भी नहीं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता था? वेलोसिटी, ओके, करेक्ट वेलोसिटी। स्ट्रेट ग्राफ मैंने बना कर दिया था, स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ। तो ये जाता ही रहेगा जस्ट सेम वेलोसिटी से, ठंडे दिमाग से, जैसे मैंने बताया था, जाता ही रहेगा। कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके
स्पीड में भी, ठीक है, along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। अभी सोचो ये जाता है जाता है जाता है, थोड़ी ना फील्डर्स, ओपोनेंट के फील्डर्स उसे 4 होने तक वेट करेंगे, नहीं, पहले ही रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? सोचो ये ऐसे जा रहा है तो उधर से फील्डर अपने हाथों से इसे यहाँ पर रोकेगा ऐसे करके, और एक फोर्स देगा वो, ठीक है। चलो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड भी देख लेते हैं। सोचो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी है, यहाँ से भी कोई खींच रहा है, यहाँ से भी कोई खींच रहा है। अब सोचो दोनों में इक्वल पावर है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही शक्ति से खींचा जा रहा है। इसके पास भी जितना शक्ति है खींचने के लिए, इसके पास भी उतना ही शक्ति है। तो क्या होगा फिर? ये मूव करना ही बंद कर देगा, ये इधर ही करेगा, क्योंकि ये भी उतने मतलब जान लगा कर खींच रहे हैं, ये भी उतना जान लगा कर खींच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अगर सोचो इसमें ज़्यादा शक्ति हो गई तो ये मूव करने लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा खींच रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छे से खींच पा रहे हैं, ये मूव करने लगेगा। सेम इसके साथ भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, या तो रेस्ट पे है तो हमने अगर पीछे से धक्का दे दिया तो फिर चलना लगेगा। तो वो क्या हुआ? वो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ और एक्सटर्नल भी हुआ, क्योंकि ऐसे बाहर से हम धक्का दे रहे हैं। और अगर चलते ही जा रहे हैं और हमने उसे रोक दिया, ठीक है, एक बहुत सारे केसेस होते हैं, सोचो हमने रोक दिया तो वो भी बाहर से हमने फोर्स लगाया और इसके जो वेलोसिटी था उसको हमने चेंज कर दिया। इसका वेलोसिटी 0 था, उसको हमने चेंज कर दिया। कैसे? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। इसको भी हमने, उसका जो वेलोसिटी था उसको हमने चेंज कर दिया रोक कर। पहले कुछ तो वेलोसिटी था, फिर उसका 0 हो गया वेलोसिटी, वो भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है। अब सोचो हमने पीछे से जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है और भी ज़ोर से धक्का दे दिया। कोई फील्डर सोचो पागल है, ठीक है, कोई फील्डर सोचा पागल है, तो वो जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है हमने उसे पीछे से ज़ोर से धक्का दे दिया और 4 तक चला गया। तो इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी हमने इसका वेलोसिटी चेंज कर दिया। उसका वेलोसिटी रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा, रिमेन एट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया। सोचो वो इस डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, हमने, ये बॉल है, इस डायरेक्शन से जा रहा है और हमने इसे इधर धक्का दे दिया और ये इधर जाने लगा। सेम वेलोसिटी या फिर डिफरेंट वेलोसिटी, कुछ मायने नहीं रखता, हमने उसे इधर से धक्का दे दिया तो भी ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो याद रखना, स्पीड अगर चेंज हो गया तो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो एक चीज़ याद रखना, पहले से मैं बता के रख रहा हूँ, बाद में भी बता दूंगा, वो बात नहीं। फोर्स जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस एक फैक्ट के हिसाब से याद रखो। बाद में और भी डिटेल में, जब क्लास 11-12 में, तो बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब सोचो कि, चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ। बाइक पे बैठे हो, ठीक है, ऐसा बाइक पे बैठे हो और सडनली, मतलब बाइक भी जा रहा है एक वेलोसिटी से, सोचो 30 के स्पीड से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम जा रहे हैं। उसके ऊपर एक ड्राइवर है, एक राइडर है और उसके पीछे एक पैसेंजर है, ओके। तो जो राइडर है उसने देखा कि सामने एक गड्ढा है, ज़ोर से उसने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा? बाइक जो है, अब देखो बाइक ड्रॉ करना उतना अच्छे से मुझे नहीं आता, तो मैं एक कार्टून बाइक ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा। देखो अभी ये सोचो एक बाइक है, ओके, ये उसका हैंडल है और इधर मतलब राइडर जो है वो ऐसे बैठा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका पैसेंजर, ओके।
जानता हूँ कि बहुत ही घटिया बाइक बना है, मैं खुद भी मुझे खुद शर्म आ रहा है ऐसे बाइक बनाने में, पर सोचो जस्ट अभी के लिए। तो क्या हुआ, इसे जा रहे ये रास्ता है, सामने एक ऐसे एक गड्ढा है, ठीक है, और उसने ज़ोर से ब्रेक लगाया, ज़ोर से। तो इससे क्या होगा, बाइक जा रहा था, बाइक तो रुक जाएगा, ये जो इंसान है, जो राइडर है, वो भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बाइक का हैंडल अच्छे से पकड़ रखा है, ठीक है। तो जब भी बाइक रुकेगा तभी वो भी रुक जाएगा, मतलब वो भी ऑफ कोर्स रुक ही जाएगा। लेकिन पीछे बैठे है उसने तो कुछ नहीं पकड़ा है, वो तो बस एक स्मूथ सीट है, ठीक है, एक स्मूथ सीट है, ऐसे तो नहीं ऐसे कांटे वाला सीट है, नहीं, स्मूथ सीट है, तो इसलिए जस्ट बैठा है। उसको जब भी एक्सपीरियंस होगा कि ज़ोर से ब्रेक लगा, उसका क्या होगा, वो घसीट के सामने चिपक जाएगा, वो घसीट के सामने मतलब ड्राइवर के चिपक जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनर्शिया, इसे कहते हैं इनर्शिया। जब भी मतलब ऐसे मतलब हम ब्रेक लगाए लेकिन फिर भी ये ना रुके, कोई ऑब्जेक्ट ना रुके और वो चलता जाए, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इसका और भी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हम क्लास 11 में सीखेंगे, लेकिन क्लास 10 में भी शायद रहेगा, मुझे पता नहीं अभी के लिए। पर खैर अभी के लिए बस इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि इनर्शिया इसे कहते हैं कि बाइक है, ज़ोर से ब्रेक लगाया, पीछे का पैसेंजर मतलब ऐसे घसीट के सामने आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी सोचो एक बस है, बस में भी हमने एक्सपीरियंस किया होगा, ज़ोर से ब्रेक लगाया बस ने, ये ज़ोर से का ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी अगर ब्रेक लगाया तो हम जब भी खड़े रहते हैं एकदम हिलते रहते हैं, है कि नहीं। जब भी ब्रेक लगा लगता है कि हमें किसी ने पीछे से ज़ोर से धक्का दिया हो, ऐसे ही लगता है ना। तो उसे भी इनर्शिया कहते हैं, ओके, उसे भी इनर्शिया कहते हैं। इसलिए इसे ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कहते ही है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका आइडिया इसी से ही पता चलता है कि नहीं। जैसे इसका मैं चलो इससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब मोशन में थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे थे, तो फिर अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था और इसने ब्रेक लगा दिया, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स उसने अप्लाई किया ताकि ये ब्रेक हो जाए। अगर फोर्स ही अप्लाई ना करे तो ये ब्रेक कैसे लगेगा, है कि नहीं। लेकिन ये इसने इस पर तो फोर्स नहीं लगा ना, इसलिए जब जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, किस पर लगा, इस पर लगा और बाइक पर लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा। लेकिन चूंकि इस पर फोर्स नहीं लगा इसलिए ये तो रुक गए ये दोनों, लेकिन ये नहीं रुक पाया, ये आगे घसीट कर चला गया। इसी से हमें पता चलता है लॉ ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझना है तो लॉ फर्स्ट लॉ से हमें समझ में आता है, इसलिए इसे कह देते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। ओके, अब देखते हैं सेकंड लॉ। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो देखो अभी, द रेट ऑफ change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. ओके, तो इसका मतलब देखते हैं अभी। पहली बात तो मोमेंटम समझते हैं, फिर अच्छे से फोर्स समझेंगे। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, चलो मैं उस क्रिकेट वाले एग्जांपल के मतलब समझाता हूँ। सोचो अभी वो बॉलर ने फेंका है और हमने उस बॉल को 1 किलो के बैट से, चलो और भी इजी कर देता हूँ, एक टूथपिक से हमने उस बॉल को पीटा है, ठीक है, स्ट्राइक किया है। तो फिर क्या होगा, बॉल सोचो अगर कुछ दूर चला भी गया, कुछ दूर तो चलेगा, ठीक है, गया। मैं चाहे तो एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये बॉल है, हमने इसे बस एक टूथपिक से स्ट्राइक किया, ये जाके इधर तक आ गया, ठीक है। ओके, अभी सोचो बॉल है, हमने इसे फेंका और एक प्रॉपर बैट से हमने उसे स्ट्राइक किया, ठीक है, एक प्रॉपर बैट से हमने उसे स्ट्राइक किया।
तो जब ही स्ट्राइक किया हमने तब क्या होगा, बॉल बहुत दूर तक उछलेगा, बहुत दूर तक। सोचो इतने ही ज़ोर से हमने इसे भी मतलब घुमाया, जितने ज़ोर से हमें घुमाना है उतने ही ज़ोर से हमने घुमाया, इधर भी उतने ही ज़ोर से घुमाया, पर कौन से वाले में हम ज़्यादा रिज़ल्ट देख पाएंगे, कौन से वाले में हम ज़्यादा रिज़ल्ट देख पाएंगे, इस वाले में, ये ज़्यादा दूर उछलेगा। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं और एक एग्जांपल। सोचो 2 बैट है, सेम यही बैट जो स्टैंडर्ड बैट्स होते हैं, इसी बैट से मैंने थोड़ा धीरे से ऐसे घुमाया तो बॉल कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और इसी बैट से मैंने बहुत ज़ोर से मतलब बहुत स्पीड से बॉल को स्ट्राइक किया तो फिर क्या होगा, ये बॉल उछलेगा, करेक्ट है कि नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ एक यही नहीं, मतलब सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसके साथ साथ मास जो है, उसका जो मास है वो भी डिपेंड करता है। उसका जो मास है, जिसने मतलब ये टूथपिक का मास कितना होगा, 1 ग्राम सोच लेते हैं, और इस बैट का जो वेट है वो कितना होगा, मेरे ख्याल से 1.5 किलो का होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर खैर इससे तो बहुत ही ज़्यादा है, इतना तो हमें पता है। तो ऑफ कोर्स बॉल के उधर जाने का या बॉल पर असर पड़ने का, जो ये बॉल का स्ट्राइक होने का जो चांसेस है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इन दोनों केस में क्या है, ये ज़्यादा दूर क्यों उछला, क्योंकि इसमें बॉल पर ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक हुआ, बॉल जितना अच्छे से स्ट्राइक होगा उतना अच्छे से वो दूर जाएगा। तो इसके वेलोसिटी ज़्यादा था, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक जा पाया। तो हम देख सकते हैं कि मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मोमेंटम को ना हम रुको, जैसे फोर्स को हम F करके दिखाते हैं, मोमेंटम को क्या M करके दिखाएंगे, नहीं, मोमेंटम को P करके दिखाते हैं, P, कैपिटल P, ओके, कैपिटल P। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, याद रखना, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इससे हमें पता चलता है मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, इससे ही पता चल जाता है। तो अभी इसके बाद इसके साथ क्या रिलेशन है, तो मोमेंटम तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी के साथ जो मास था और इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो मास था उसे माइनस कर देना है। मतलब मैं दिखाता हूँ, mv माइनस mu, ये है mv माइनस mu, ये फाइनल वेलोसिटी वाला मोमेंटम और ये इनिशियल वेलोसिटी वाला मोमेंटम। ठीक है, मास तो मास ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ना इसे हम जब भी बैट से स्ट्राइक करते हैं, जब भी यहाँ पकड़े वहाँ उसका वज़न है 1.5 किलो और जब भी स्ट्राइक करे उसका वज़न हो गया आधा किलो, ऐसा तो नहीं होता है ना, मास तो मास ही रहेगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ है, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब दिमाग में घुसा लो कि रेट जब भी कहा जाता है उसका मतलब यही है कि नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टाइम, क्या आएगा, टाइम आएगा। ये मैंने लाइन को थोड़ा उधर ले लिया तो बुरा मत मान जाना, ओके। टाइम आएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, करेक्ट। तो टाइम या टाइम टेकन कुछ भी ले सकते हो। तभी बताओ एक्सेलरेशन जो हमने सीखा था, एक्सेलरेशन क्या होता है फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। फिर चलो अभी तक के लिए इतना ही सीखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम mv माइनस mu बाई टी। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए यहाँ से लिखते हैं mv माइनस u बाई टी कर सकते हैं,
m को बाहर ले लिया, v माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा देखा लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ये है v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू एम ए, ऑल राइट, इज इक्वल्स टू एम ए। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, देखो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है एम ए मतलब एक्सेलरेशन, टू द अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब क्या है कि इस लॉ के अनुसार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल जो भी है टू एम ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, एम ए हो रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, के ले लेता हो, एम ए, करेक्ट। अब फॉर कन्वीनियंस, हमारे सुख सुविधा के लिए के को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, आसान नहीं पड़ता है, के को अगर हम 1 ले लें तो आसान होता है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है ऐसे, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो चलो अभी थोड़ा फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स क्या है ना, अभी देखो ये तो ठीक है, वेलोसिटी मतलब हम एक ही वेलोसिटी से मार रहे हैं, ठीक है, एक ही वेलोसिटी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही वेलोसिटी से मार रहे हैं। जब भी हम बैट करते हैं तभी पहले ऐसे एक रेस्ट पे रहता है, मतलब वेलोसिटी 0 होता है, और फिर घुमा कर मारते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे आते वेलोसिटी बढ़ते रहता है, वेलोसिटी बढ़ते रहता है। अभी हम जितना जल्दी वेलोसिटी बढ़ाए, ठीक है, जितना जल्दी मतलब टाइम जितना कम ले वेलोसिटी बढ़ाने में, उतना दूर ये बॉल शूट होगा, उतना दूर ये बॉल स्ट्राइक होकर 6 हो जाएगा। कि मतलब पता ही है ना हमें, अगर सोचो हम उसी मतलब सोचो ये रेस्ट पे है, मतलब 0 वेलोसिटी पे है, और ऐसे घुमाते घुमाते सोचो कितना मतलब शायद 60 के स्पीड तक आ जाता होगा, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 0 से हम 60 की स्पीड से हम घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते हम सीधा 5 सेकंड ले रहे हैं, मतलब धीरे 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 ऐसे घुमाकर फेंक रहे हैं, ठीक है, और तभी बॉल स्ट्राइक हुआ, तो बॉल तो उछलेगा, कितना उछलेगा, यहाँ से शायद यहाँ तक आएगा, ठीक है, जैसे मैंने ये चलो यहाँ तक दिखा रहा हूँ मैं, बॉल उछलकर मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से समझ रहे हो ना। लेकिन मैं सोचो मैंने उसी 0 स्पीड से बॉल को मैंने स्ट्राइक किया, उसी 0 स्पीड से मैंने बॉल को स्ट्राइक किया, मतलब 0 वेलोसिटी से इस 60 के वेलोसिटी को पे लाया, कितने सेकंड में, आधे सेकंड में, 0.5 सेकंड में लाया। उतना ही होता है एक्चुअली जनरली कि सीधा 0.5 सेकंड में स्ट्राइक करते हैं, नहीं तो बॉल उछलेगा नहीं ना। तो फिर कितना हुआ, टाइम कम हो गया, टाइम यहाँ पर कम हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ गया, इसलिए वो बॉल शूट होकर बाहर चला गया। तो जितना हमने क्या किया एक्चुअली इसमें, हमने फोर्स ज़्यादा लगाया, हमने फोर्स ज़्यादा लगाया। और देखो फोर्स मास पर भी डिपेंड करता है। अभी देखो टूथपिक को भी हम अगर 0 से 60 के स्पीड में, वो 0 के 60 के स्पीड में 0.5 सेकंड में लाए, आधे सेकंड में हमने उस स्पीड में लाए, क्या होगा, वो भी तो इधर तक ही उछलेगा। पर हाँ, अगर हमने उस 5 सेकंड ले लिया इस टूथपिक से, तो इससे भी इतना भी नहीं, वो इतना यहाँ तक ही चला आएगा, उतना भी दूर तक ही नहीं चलेगा। तो याद रखना, मास पे भी डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन पे तो अभी मैंने समझा ही दिया, एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। तो ये तो पहला पार्ट था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी से हम सीधा F = ma ले ही लेते हैं। एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन मतलब क्या है, देखो एक चीज़, मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी में हम जा रहे हैं,
जिस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं, जैसे ये बैट, ये बॉल सोचो, अभी देखो मैं सोचे इस डायरेक्शन में, मतलब आपके डायरेक्शन में मैं बॉल को शूट करने जा रहा हूँ, लेकिन जो बॉल है वो इधर से आ रहा है, वो कहीं इधर से आ रहा है, ठीक है, और मैंने शूट किया तो जाएगा तो आपके पास ही, थोड़ी ना मैं इधर शूट करूँगा और फिर भी बॉल उधर जाता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ पे मैं चाहता हूँ डायरेक्शन हो वहाँ पे ही जाएगा। तो ठीक वैसे ही चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ में मैंने बैट का फोर्स लगाया, इधर लगाया मैंने फोर्स, ठीक वहीं पे जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ठीक उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। पहले वेलोसिटी इधर था, देखो मोमेंटम का क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन देता है, तो वेलोसिटी इधर था, लेकिन बैट के कारण उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, मतलब उसका साथ साथ मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो वही कह रहे हैं इधर, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये था सेकंड लॉ। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ बहुत फेमस है, ये समझ में आ जाएगा, पर कुछ एग्जांपल्स से और भी अच्छे से मैं समझा दूंगा, ओके। तो थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। अब तक हमने कभी कभार देखा होगा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ऐसा ही देखा होगा, पर एकदम साइंटिफिक टर्म्स में लिखना है, साइंटिफिक टर्म्स। तो ऐसे लिखते हैं, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। वो क्रिकेट वाले एग्जांपल में देता हूँ। बैट से सोचो मैं बॉल को हिट किया, ठीक है, बॉल को हिट किया, अभी हम जिस स्पीड से हमने उस बैट को घुमाएं, ठीक है, एक बार अगर वो बॉल स्ट्राइक हो गया, तभी हमें एक बार फील होता है कि बैट को शायद पीछे, मतलब ऐसे, ये सोचो सामने वाला है बैट का, यहाँ से बॉल को हमने हिट किया, बॉल तो चलो उड़ गया, पर ऐसे लगता है कि यहाँ से भी किसी ने हिट किया है ऐसे करके, तो इसलिए बैट थोड़ा पीछे जाता है। ऐसे नोटिस किया होगा ना, कभी भी हम स्ट्राइक किए तो लगता है कि बैट को भी किसी ने ऐसे झटका दिया है, जिससे क्या होता है, हम जिस स्पीड से घुमा रहे थे बैट को, उसी स्पीड से हम एकदम ऊपर तक नहीं घुमा पाते हैं। एक बार स्ट्राइक कर दिया ना तो एकदम ऊपर तक तो लेना पड़ता है बैट को, ऐसे स्ट्राइक करके बॉल को स्ट्राइक किया, फिर कुछ देर तक ऊपर लेना पड़ता है। तो जिस स्पीड से हम नीचे लाए उस स्पीड से हम ऊपर नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल को हमने स्ट्राइक किया है। एक्चुअली क्या होता है कि हमने बॉल पर एक फोर्स दिया। क्या फोर्स दिया? एक्शन फोर्स दिया। उसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स, जिससे बॉल उछल कर चला गया, ठीक है। लेकिन साथ साथ एक रिएक्शन फोर्स भी हमें फेस करना पड़ता है, जो कि बॉल बैट को देता है, ठीक है, बॉल बैट को देता है, इसलिए ऐसे झटका लगता है पीछे, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। और देखो और एक चीज़ क्या है, दोनों ऑपोजिट है, देखा ना, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अभी पहले इक्वल का तो हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। अपोजिट रिएक्शन फोर्स का क्या मतलब? बॉल इस डायरेक्शन में गया, तो बैट कभी भी इस डायरेक्शन में झटका नहीं लगता। हम पकड़े हैं, बॉल को हमने उधर मारा तो बैट का जो ऐसे झटका लगता है पीछे लगता है, ऐसे करके। ऐसे नहीं कि बॉल को उधर मारा और बैट का झटका उधर कहीं लग गया, ऐसा नहीं होता है। तो अपोजिट, जस्ट वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो झटका मुझे इस डायरेक्शन में ही लगेगा। ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल, अभी देखो इक्वल कभी कभार हमें फील नहीं होता, पर हमेशा इक्वल होता है। कैसे? देखो बॉल जो है वो एक छोटा सा चीज़ है, कितना मतलब मतलब 1.5 किलो, एक बैट शायद 1.5 किलो का होगा, उससे तो बहुत कम होता है एक बॉल। सोचो 200 ग्राम का है, तो 200 ग्राम पे हमने जितना फोर्स लगाया वो तो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है ना हमने उसे। सोचो जितना फोर्स दिया हमने, सोचो 200 का फोर्स दिया, मैं बाद में यूनिट्स बताता हूँ कितना फोर्स का क्या यूनिट्स है। सोचो हमने उसे 200 का फोर्स दिया और उसका मास है बस 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg।
तो एक्सेलरेट होगा ना, कितना एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 200 बाई 0.2 इज इक्वल्स टू 1000 का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1000 का एक्सेलरेट हो गया, लेकिन अभी ये एक 1.5 किलो का है बैट, तो 200 का फोर्स हमें वापस लग रहा है, 200 का ही फोर्स लग रहा है, लेकिन ये 1.5 किलो का है अभी। 1.5 इंटू एक्सेलरेशन, तो अभी एक्सेलरेशन कितना होगा, 200 बाई 1.5, ये अभी कितना होगा, अभी 200 बाई 1.5 इज इक्वल्स टू 2000 बाई 15 इज इक्वल्स टू 5 से अगर डिवाइड करें तो 400 बाई 3, देखो 400 बाई 3 हो रहा है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9.33। ओके, अभी देखो ये 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके उड़ गया, लेकिन हमारा बैट पीछे, जस्ट पीछे ऐसे जर्क लगा, तो सिर्फ इतना ही उसका एक्सेलरेशन था, जस्ट पीछे, जस्ट। तो देख सकते हैं बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये जो झटका लगा में जो एक्सेलरेशन पीछे गया। तो इसलिए अगर भारी है जो ऑब्जेक्ट, उसे कम पीछे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भारी है, मास उसका ज़्यादा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम है, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो फोर्स इक्वल ही होता है, फोर्स हमेशा इक्वल होता है। तो इसलिए बॉल को हमने जितना ज़ोर से फोर्स दिए, बॉल भी उतना ज़ोर से बैट को फोर्स देगा, और बॉल को फोर्स दे तो उसे एक्शन फोर्स कहेंगे, बैट को अगर फोर्स बॉल के कारण लगा उसे रिएक्शन फोर्स कहेंगे। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अब मैं, चलो रॉकेट शिप तो देखा ही होगा, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, रिसेंटली जो एक फिल्म निकला है मिशन मंगल करके, उधर तो देखा ही होगा कि रॉकेट लॉन्च कैसे होता है। नीचे से ऐसे फ्यूल जलाया जाता है और रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। वहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, अपना जो फ्यूल है ऐसे उसने जला दिया, उससे इतना फोर्स, इतना मतलब पीछे से इग्निशन या फायर निकल रहा है नीचे से। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, उसे फायर नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं, पर चलो जो नीचे से फायर निकल रहा है उससे इतना फोर्स पैदा हो रहा है कि उतना भारी रॉकेट को रिएक्शन फोर्स के कारण ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, इतना ज़ोर से उसने फोर्स दिया ज़मीन पर। अभी ज़मीन पर अगर तो फोर्स तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम इसे मतलब सोचो ये ऐसे ज़मीन है, धरती है, धरती पर अगर हमने ऐसे प्रेस करते गए कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत भारी चीज़ है, अर्थ बहुत भारी चीज़ है, कुछ नहीं होगा। ठीक वैसे एक रॉकेट जितना फोर्स देता है पृथ्वी का, तो कुछ थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिएक्शन फोर्स है, एक्शन क्या किया हमने, पृथ्वी पर हमने फोर्स लगाया, रिएक्शन क्या था, पृथ्वी अभी इस पर फोर्स लगाएगा, कि रॉकेट पर फोर्स लगाएगा। और चूँकि दोनों इक्वल है, हमने बहुत ज़ोर से फोर्स लगाया, पृथ्वी तो नहीं हुआ, लेकिन चूँकि उतना ही फोर्स रॉकेट पर लगेगा, रॉकेट ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इक्वल भी है, अपोजिट भी है। विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे। जब भी क्रिकेट का एग्जांपल बता रहा हूँ, जब भी बॉल बैट पर फोर्स लगाएगा जब भी बैट बॉल पर फोर्स लगाएगा तभी बॉल भी बैट पर फोर्स लगेगा साइमल्टेनियसली। ऐसा भी नहीं 1 सेकेंड 1 मिलीसेकेंड का देरी, ऐसा नहीं। जब भी रॉकेट ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा अपने फ्यूल जलाकर, तभी वो ग्राउंड इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा रॉकेट शिप पर, तभी। ऐसा नहीं कि ग्राउंड पर फोर्स लगाया मैंने, ऐसे रॉकेट शिप का फ्यूल जला दिया मैंने, और ये फ्यूल तो जल रहा है, रॉकेट पृथ्वी पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, लेकिन अभी पृथ्वी का मन नहीं हुआ कि नहीं
10 सेकंड बाद में फोर्स देता हूँ, ऐसा नहीं होता है, तभी के तभी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक वर्ड का मतलब समझा करो। अगर हर एक वर्ड का मतलब समझ गए ना, तो फिर ये लर्न करना, ये एग्जैक्टली हर एक वर्ड लर्न करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक वर्ड लर्न करना ईजी पड़ जाएगा तभी। तो एवरी एक्शन फोर्स पता चल गया हमें, हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, वो भी क्यों और क्या पता चल गया। व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली, वो भी हमें समझ में आ गया। एक चीज़ अच्छे से याद रखना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, ये कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता, ठीक है। सोचो क्रिकेट का एग्जांपल में एक्शन फोर्स किस पर लगाया जा रहा है, बॉल पर, क्या रिएक्शन फोर्स भी बॉल पर लगाया जा रहा है, नहीं, वो बैट पर लगाया जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक होता है, कॉन्सेप्ट समझने में मिस्टेक होता है कि ऐसे एक्शन और रिएक्शन दोनों ही बॉल पर लगा दिए, एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों ही रॉकेट पर लगा दिए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। एक्शन एक चीज़ पर लगेगा, ठीक, तभी के तभी रिएक्शन दूसरी चीज़ पर लगता है। रॉकेट के एग्जांपल में एक्शन धरती पर लग रहा है, रिएक्शन रॉकेट पर लग रहा है, ठीक है। हर केस में वैसे ही होता है, ठीक है, हर केस में वैसे ही होता है। तो ये था रूल्स, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब देखो, मैं यूनिट्स की बात करेंगे हम, और तभी मैं बता रहा था कि 200 का फोर्स लगाना, 200 का फोर्स नहीं बोलते, उसे कहता है 200 न्यूटन्स का फोर्स लगाना। पहले एक काम करते हैं, पहले मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम का क्या क्या यूनिट है। मोमेंटम की यूनिट से पहली बात, मोमेंटम क्या था, P = mv। अब मास का क्या है, मास है kg में, मास को हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कैसा यूनिट्स में, मास को हम kg में लिखते हैं। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो बस हो गया। इसका जो मोमेंटम के यूनिट्स क्या है, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। और ये तो चलो SI यूनिट हो गया, ये SI यूनिट्स है। अगर CGS यूनिट्स में लिखना है तो CGS यूनिट्स में ऐसे लिखेंगे, P = ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। जहाँ जहाँ पे दिख रहा है सेकंड, तो सेकंड ही रहता है ऑफ कोर्स। kg का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेकंड सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया मोमेंटम का। फोर्स देखो, अभी फोर्स क्या क्या है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स = kg ऑफ कोर्स। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ कोर्स। अभी इसी को ही कन्वर्ट कर देते हैं हम, इसी को ही जोड़ कर, जब भी मतलब इसी को ही जोड़ कर हम क्या करते हैं, न्यूटन बना देते हैं, न्यूटन्स, ठीक है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गलत नहीं है, ठीक है, वो भी करेक्ट है। लेकिन इतना बड़ा बोलना हर बार तो हम नहीं बोल सकते ना, 200 kg पर मीटर स्क्वायर, 200 kg पर मीटर स्क्वायर, नहीं। उससे अच्छा हम क्या बोल सकते हैं, 200 न्यूटन्स, 300 न्यूटन्स, ऐसे बोलते हैं हम, ईजी पड़ता है। और फोर्स का है ना, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब शायद कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मोमेंटम का भी तो कुछ नाम होगा, नहीं, मोमेंटम का यूनिट्स का कोई नाम नहीं है। मोमेंटम जब भी बोलते हैं हम ऐसे ही बोलते हैं, 200 kg मीटर पर सेकंड, ऐसे ही बोलते हैं हम, क्योंकि मोमेंटम उतना यूज़ नहीं होता है जितना फोर्स यूज़ होता है, इसलिए फोर्स के यूनिट्स के एक मतलब स्पेशल नाम दे देते हैं, न्यूटन्स, ओके। तो फोर्स का न्यूटन्स होता है। और चलो, ये तो ऐसा ही यूनिट्स हो गया। उसका जो ये है, उसका जो CGS यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। kg का ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, सेकंड का सेकंड रह गया। CGS यूनिट का भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे ये न्यूटन है, उसका क्या है, उसका है डाइन, उसका क्या है, डाइन, 1 डाइन 2 डाइन, एनीवे, ओके। अब देखो अच्छे से समझो, 1 kg 1 kg = 1000 ग्राम्स, करेक्ट, 1 kg = 1000 ग्राम्स। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर्स, है कि नहीं, 1 मीटर = 1000 सेंटीमीटर्स। तो फिर 1 न्यूटन = 1 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और हाँ इधर एक लिख देता हूँ 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है पर खैर फिर भी 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट राइट? ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। अब देखो मैं इधर ही कंटिन्यू करता हूँ, ये इधर तक तो समझ आ गया ना। इज इक्वल्स टू मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1, कितने सारे ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा ना, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इतना तक हो गया। इज इक्वल्स टू 10 raised to 5, 10 raised to 5, चलो एक काम करता हूँ डाइन ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, डाइन। पता चल गया ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, डाइन कहते हैं। इसलिए 1 न्यूटन बन जाता है 10 raised to 5 डाइन। ओके, ठीक जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना 1000 मिलीमीटर्स या 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक वैसे ही 1 न्यूटन का मतलब है 10 raised to 5, माने मतलब 1 लाख डाइन। ओके, तो समझ में आ गया, फोर्स के यूनिट समझ में आ गए, मोमेंटम के यूनिट समझ में आ गए। याद रखना फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी एक डायरेक्शन होता है, मतलब उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी हम देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।